हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। लास्ट लेक्चर में हमने एड्जॉर्प्शन पूरे अच्छे से पढ़ लिया था, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं कि भैया एड्जॉर्प्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एड्जॉर्प्शन के लिए दो चीज़ चाहिए। क्या क्या आप बता सकते हैं? 2 things आर रिक्वायर्ड। आपको ये बात पता होनी चाहिए, 2 things आर रिक्वायर्ड फॉर एड्जॉर्प्शन। बता सकते हैं एड्जॉर्प्शन के लिए 2 चीज़ क्या चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए। तो फर्स्ट है एड्जॉर्बेंट और दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एड्जॉर्बेट। ठीक है बच्चों, एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट। आपसे कोई पूछे भैया एड्जॉर्बेंट क्या होता है तो आपको बता दूं, एड्जॉर्बेंट वो सरफेस जिस पर एड्जॉर्प्शन फिनोमिना हो रहा है, ये क्या होगा? एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ये बात आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार बता दी जाए। ठीक है, और जिस सरफेस पर क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना हो रहा है, उसे कहते हैं एड्जॉर्बेंट। और जो सब्सटेंस इस पर आकर क्या हो रहा है, एड्जॉर्ब्ड हो रहा है, इसे कहते हैं एड्जॉर्बेट। ये क्या होगा बच्चों? एड्जॉर्बेट। ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कभी कहूँ कि कभी आपने एक्टिवेटेड चारकोल नाम सुनाओ। एक्टिवेटेड चारकोल कहाँ यूज़ होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये यूज़ होता है कहाँ पर? माइंस में। माइंस मतलब कोयले की खदान या कोई से भी खदानों में जहाँ पर जहरीली गैसेस होती, क्योंकि खदानों में बहुत गहराई में जाना होता है। इन खदानों में बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, अमोनिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इनसे बचने के लिए जो मज़दूर होते हैं या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, मुंह पर मास्क लगा के जाते हैं। उस मास्क में क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल। ये चारकोल क्या कर लेता है? इन पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। सर कौन कौन सी गैसेस होती है? जहरीली अमोनिया गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बहुत सारी जहरीली गैसेस होती है। इनको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, एड्जॉर्बेंट और एक क्या होता है? एड्जॉर्बेट होता है। अब हम चलते हैं कि भैया एड्जॉर्प्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपको बता दूं, एड्जॉर्प्शन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। फर्स्ट क्या होगा बच्चों? नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। पहले नाम लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहला जो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट है, दूसरा जो है वो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट है। तो सेकंड जो होगा वो होगा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। थर्ड जो होगा वो होगा टेम्परेचर। और फोर्थ जो होगा वो होगा प्रेशर। हमें आज के लेक्चर में इन चारों को ही पढ़ना है, पर बच्चों इन चारों में सबसे स्पेशल जो है वो है ये वाला पॉइंट। इस पर हम एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और आप कभी आप देखें तो जो मैंने लिखा है उस पर किस पर लिखा हुआ है मैं आपको ये बताऊंगा। उससे पहले लिख देता हूँ क्या नाम है इसका। तो नाम जो है वो है फ्रेंडलिच। क्या नाम है बच्चों? फ्रेंडलिच आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये आप देख सकते हैं, ये वाला टॉपिक ही पढ़ने के लिए हम इतना बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप, हाँ, मैं जो बोलने वाला था वो ये था, भूल गया था, कि आप जो थंबनेल पर नाम देखेंगे तो आप यही देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आपके थंबनेल पर सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट लिखा हुआ है। तो इन चारों को हम 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है बच्चों, तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट में हम यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं।
तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट ये है कि भैया एड्जॉर्बेंट का जो जैसा नेचर होगा एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। जैसे कभी मैं कहूँ कि कभी सरफेस एरिया की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। किसका बच्चों? कभी सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ एड्जॉर्बेंट का, क्या बच्चों? कभी एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा? फास्ट होगा। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया। देखिए सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, सीधी सी बात है। कभी एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पर जो एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स हैं वो कम एड्जॉर्ब्ड होंगे, ये बात तो सही है। पर मान लीजिए मैं इसी डायग्राम को ऐसा कर दूँ, कभी मैंने इसका सरफेस एरिया क्या कर दिया? बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। देखिए ये डायग्राम में देखिए, सरफेस एरिया कभी मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ पर ये जो गैस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। बिल्कुल सही। इसका मतलब सरफेस एरिया आपने बढ़ाया तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इफ we increase surface area of किसका बच्चों? एड्जॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट में इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूँ, सरफेस एरिया। इफ वी इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। आप जानते हैं एड्जॉर्प्शन एक क्या है बच्चों? सरफेस फिनोमेना। एड्जॉर्प्शन कौन सा फिनोमेना होता है ये तो आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में यही प्रमुखता से बताया गया था, स्पेशल मैंने बताया था कि भैया एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है। इसका मतलब सरफेस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होता है। अब सरफेस कभी कम होगा तो एड्जॉर्प्शन कम होने वाला है, और सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो एड्जॉर्प्शन फास्ट होने वाला है। मुझे लगता है पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही थ्योरेटिकल है और बहुत ही आसान है, आसान भाषा में समझ में आ जाता है। तो बच्चों सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट का ज़्यादा तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये समझा दिया। अब बच्चों आप बताएं, मैं यहाँ पर चारकोल लेता हूँ, तो कभी मैं यहाँ पर सॉलिड चारकोल लेता हूँ, जिसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँगा। सॉलिड चारकोल लेता हूँ और एक लेता हूँ मैं पाउडर्ड चारकोल। ठीक है, पाउडर चारकोल। ये रहे सॉलिड चारकोल, ये सॉलिड चारकोल है। ठीक है, बनाने की कोशिश की मैंने सॉलिड चारकोल, और ये क्या है? पाउडर चारकोल। ये पाउडर चारकोल आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये और बना दिया। ये है सॉलिड चारकोल और ये क्या है बच्चों? पाउडर चारकोल। आप बताएं किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? तो आप कहेंगे भाई इसका सरफेस एरिया कम है। सर क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए इस पार्टिकल की बात करूं, इस सॉलिड चारकोल की बात करूं, तो इसका सरफेस एरिया सिर्फ इस जगह तक सीमित है। हाँ है ना, ये इस जगह तक, और ये वाले का सरफेस तो अंदर की तरफ है, ये तो इन गैसेस के कांटेक्ट में होगा ही नहीं। पर कभी हम पाउडर चारकोल की बात करें तो पाउडर चारकोल का मतलब हमने इसका पाउडर बना दिया, इस वाले सॉलिड का पाउडर बना दिया, तो जो अंदर का हिडन एरिया था वो हिडन एरिया भी बाहर आ गया। तो यहाँ पर आप बताएं इसका सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा, क्योंकि अंदर की चीज़ तो क्या है? कांटेक्ट में ही नहीं है। पर कभी आप इसी को पाउडर फॉर्म में बना दे तो हर पार्टिकल अलग अलग हो जाएगा, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब पाउडर चारकोल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होगा? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन फास्टर होगा। तो आपको बता दूं क्या बच्चों, पाउडर्ड चारकोल हैज़ अ ग्रेटर surface area as compared to solid charcoal. That's why powdered charcoal has greater tendency
ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा तो आप समझ रहे होंगे कि भैया सॉलिड चारकोल का सरफेस एरिया कम होता है और वही पाउडर चारकोल का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज़्यादा तो अभी बताया एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है, इसी वजह से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन फास्टर होगा। तो बी पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सी पॉइंट समझा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और सी पॉइंट समझाता हूँ। सी पॉइंट, अब आप बताएं, कभी मैं चारकोल का पाउडर लूँ, क्या लूँ, एक एक्टिवेटेड चारकोल लूँ, एक्टिवेटेड चारकोल लूँ, और एक क्या लिया मैंने, नॉर्मल चारकोल। अब बहुत से बच्चों ने लास्ट लेक्चर में मुझसे पूछा था कि भाई एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है और नॉर्मल चारकोल क्या होता है। तो बच्चों देखिए, एक्टिवेटेड चारकोल, हाँ बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट करके अलग से पूछा था कि भैया एक्टिवेटेड चारकोल आखिर होता क्या है। आपने लास्ट लेक्चर में भी एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ किया था, तो नाम यूज़ किया था, तो मैं बता दूं बच्चों, जब चारकोल के पाउडर को, क्योंकि हम पाउडर, अभी तो कहानी क्लियर हो गई कि सॉलिड चारकोल यूज़ नहीं करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं हम, पाउडर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्टिवेटेड चारकोल दोनों ही क्या है, पाउडर्ड है, ये भी क्या है बच्चों, पाउडर, दोनों ही पाउडर्ड चारकोल है, पर एक एक्टिवेटेड है और एक नॉर्मल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्टिवेटेड क्या होता है। बच्चों, जिस चारकोल का पाउडर होता है, कभी आप उसे देखें, आपने कभी देखा हो तो वो बहुत ही क्या होता है, स्लिपरी होता है या फिर कहीं स्मूथ होता है, या फिर अपनी आसान भाषा में चिकना होता है। क्या होता है बच्चों, चिकना। तो जब इस नॉर्मल चारकोल को हम हीट करते हैं तो उस पाउडर चारकोल की सरफेस क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, रफ हो जाती है। उस रफनेस के कारण सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, रफनेस के कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इसी चारकोल को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। तो आपसे कोई पूछे कि भैया एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, तो आप कहेंगे व्हेन चारकोल पाउडर इज हीटेड, its surface becomes rough, क्या हो जाती है बच्चों, रफ, ROUGH। और बच्चों बता दूं, रफ सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा। एंड वी नो दैट रफ सरफेस हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। क्या होता है बच्चों, ग्रेटर सरफेस एरिया। और बच्चों आप जानते हैं सरफेस एरिया कभी ज़्यादा है तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर का भी पॉइंट बता दिया। इसलिए हमेशा कभी आपको एड्जॉर्प्शन फास्ट करवाना है तो आपको सरफेस कैसी लेनी चाहिए, किसी भी एड्जॉर्बेंट की रफ सरफेस ज़्यादा ज़रूरी है। कभी रफ सरफेस ज़्यादा हुई तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, फास्टर होगा। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए, क्या कि भैया रफ सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा तो एड्जॉर्प्शन फास्ट, और सॉलिड चारकोल और पाउडर चारकोल में से किसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो पाउडर को, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा। और अभी हमने पढ़ा कि भैया सरफेस एरिया ज़्यादा तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। आप सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। जल्दी से नोट डाउन करें बच्चों, कर लिया बच्चों, ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है वो है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट।
ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब बहुत से लोग पूछते हैं एड्सॉर्बेंट, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो बच्चों अब तक तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और एड्सॉर्बेंट ऐसा सब्सटेंस जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे जाकर क्या हो रहा है? एड्सॉर्ब्ड हो रहा है। ठीक है, तो एड्सॉर्बेंट का नेचर, तो हमने क्या देखा है? हमने एक्सपेरिमेंटली ये पाया है, क्या पाया देखिएगा, एक्सपेरिमेंटली ये पाया है कि भैया हमने क्या पाया है ये बता दूं। ऐसी गैसेस, कभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम से समझा दूं। मान लीजिए ये क्या है बच्चों? एड्सॉर्बेंट है। क्या है बच्चों? एड्सॉर्बेंट है। और मैंने एड्सॉर्बेंट अभी फ़िलहाल कौन सा लिया है? सॉलिड लिया है। और यहाँ पर जो एड्सॉर्बेंट है वो क्या है? फिलहाल गैस है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए, जो आसानी से क्या हो जाए? लिक्विफाई हो जाए, उसका एड्सॉर्प्शन फास्टर होता है। मतलब नहीं आया समझ में? कभी आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस आसानी से लिक्विफाई नहीं होती, मतलब गैस लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट नहीं होती है। पर वही गैस कौन सी? अमोनिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा लिक्विड अमोनिया, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस होती है वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो उसका एड्सॉर्प्शन फास्टर रेट पर होता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, दोज गैस, और यहाँ पे गैस जो है फिलहाल क्या है? एड्सॉर्बेंट है। तो दोज गैस विच लिक्विफाई, जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विफाइड इजीली get adsorbed easily on the surface of adsorbent। यहाँ पर एड्सॉर्बेंट जो है वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे, इसे भी रफ कर देता हूँ मैं। बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसके नोट्स जो है, जो मैंने लिखा है वैसे बनाएं। आप इसके नोट्स को अपने मन से भी बना सकते हैं, अपनी भाषा में भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने एक्सपेरिमेंटली ये पाया है कि जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती है वो एड्सॉर्ब भी आसानी से होती है। एड्सॉर्प्शन बहुत ही फास्टर रेट पर होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दूँ। एग्जाम्पल of gases which are liquefy easily। मैं ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ गैसेस के जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। तो एग्जाम्पल में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हैं। तो अभी फ़िलहाल तो वही लिखते हैं जो हमें काम आती है। तो ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है वो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी होती है। और जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती, आपको बता दूं तो एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेस विच आर डिफ़िकल्ट टू लिक्विफाई। ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई नहीं होती है वो होती है H2, N2, O2 एट्सेट्रा। ठीक है, हमें इनकी ज़रूरत होती है इसलिए हम इन्हीं को लिख रहे हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाए, उनका एड्सॉर्प्शन, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन फास्टर होता है। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा बच्चों? फास्टर। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया इनका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? स्लोअर या फिर लेसर होगा। ठीक है,
आपको याद रखना होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए कि भैया एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, एड्जॉर्बेट के नेचर पे डिपेंड करेगा। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि होगा टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट की तरफ चले जो कि होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। क्या वैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, पर फिर भी मैं कुछ पॉइंट लिखवा दूँ कि भैया एड्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको मैंने बताया था एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब ये हुआ कि कभी आप एड्जॉर्प्शन करवा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन में हीट रिलीज होती है। एड्जॉर्प्शन में क्या होती है बच्चों? हीट रिलीज होती है। तो एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब हमेशा कभी आप एड्जॉर्प्शन होता देखेंगे तो आसपास हीट क्या होती होगी? रिलीज होती होगी। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है और टेम्परेचर कम होने पर क्या होता है। तो बच्चों देखिए, कभी आप गर्मी के सीज़न में देखें तो कांच के ऊपर क्या पानी की बूंदें दिखती है? तो आप कहेंगे कि भैया कांच की सरफेस पर पानी की बूंदें एड्जॉर्ब नहीं होती। इसका मतलब गर्मी, मतलब हायर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एड्जॉर्प्शन नहीं होता या फिर स्लोली होता है। पर कभी आपने ठंड के सीज़न में आपसे मैं पूछता हूँ, जैसे ही आप सुबह उठते हैं और कांच की खिड़की होती है कभी, तो आप देखते हैं कि सुबह सुबह ठंड में कांच पर क्या जमी हुई है? पानी की बूंदें। इसका मतलब कांच की सरफेस पर पानी की बूंदें क्या हो चुकी है? एड्जॉर्ब्ड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? एड्जॉर्ब। ये कब हुआ? ठंड के सीज़न में। ठंड के सीज़न मतलब टेम्परेचर उस टाइम क्या हुआ होगा? कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एड्जॉर्प्शन इज फेवर्ड एड्जॉर्प्शन हमेशा किस पर फेवर्ड होता है? लो टेम्परेचर पर क्या होता है? फेवर्ड होता है। मतलब कभी टेम्परेचर जितना कम हुआ तो एड्जॉर्प्शन उतना ही क्या होगा? फास्टर होगा। ये आप याद रख लें। और आपसे कहें कि एड्जॉर्प्शन इज स्लोअर एट हायर टेम्परेचर। ये पॉइंट को आप याद कर लें। ठीक है, और जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसको याद रखें। मैंने आपको ठंड और गर्मी का दोनों का सीज़न का एग्जाम्पल दे दिया कि गर्मी के सीज़न में कांच पर पानी की बूंदें नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि जैसे देखिए, मान लीजिए कभी गर्मी के सीज़न में आपने कांच की सरफेस पर पानी डाल भी दिया तो पानी तो क्या हो जाएगा? गर्मी के कारण इवापोरेट हो जाएगा। तो एड्जॉर्प्शन तो क्या हुआ? एड्जॉर्प्शन तो ख़त्म हो गया ना। इसे डिसॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिसॉर्प्शन। पर कभी हम लो टेम्परेचर की बात करें तो मान लीजिए गैस है, तो गैस जो होगी लो टेम्परेचर पर क्या हो जाएगी? लिक्विफाई हो जाएगी और लो टेम्परेचर पे आके इस पर क्या हो जाएगी? स्टिक हो जाएगी। गैस जो है पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो इस पे आकर क्या हो जाएगी? स्टिक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर हुआ तो एड्जॉर्प्शन फास्टर होगा और टेम्परेचर कभी ज़्यादा हुआ तो एड्जॉर्प्शन स्लो होगा। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिएगा, तो चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम जो कि होने वाला है प्रेशर। तो फोर्थ पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, जिस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर मैं कुछ डायग्राम से बताना चाहूँगा। डायग्राम से क्लियर होता है कि नहीं होता है आप बताइएगा। तो मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, मान लीजिए ये एक क्या है? सिलेंडर है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? पिस्टन लगा हुआ है। और यहाँ पर कहीं हमने क्या ले रखा है? एक एड्जॉर्बेंट ले रखा है। दिख रहा होगा आपको एड्जॉर्बेंट। तो ये जो ब्लू वाला जो है वो क्या है? एड्जॉर्बेंट है, जो कि हमने यहाँ पर क्या ले रखा है? सॉलिड ले रखा है। क्या ले रखा है? सॉलिड ले रखा है। और यहाँ पर ब्लैक पेन ये रहा मेरा। तो और यहाँ पर क्या है? एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल है।
जो कि हमने क्या ले रखे हैं, गैस ले रखे हैं। क्या ले रखा है बच्चों, एड्सॉर्बेट के पार्टिकल, जो कि क्या है, गैस है। तो ये जो है एड्सॉर्बेट है और हमने मान रखा है कि गैस है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो प्रेशर लिया हुआ है, मान लीजिए कितना है, P1 प्रेशर है। तो क्या होगा कि ये एड्सॉर्बेंट है, सॉलिड है, और एड्सॉर्बेट है जो कि गैसियस है। तो क्या होगा, ये एड्सॉर्बेंट के जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर आकर स्टिक होने लगेंगे, या फिर कहें कि एड्सॉर्ब होने लगेंगे। अब मैं दूसरे डायग्राम में आपसे पूछना चाहूँगा, मेन काम तो दूसरे डायग्राम का ही है प्यारे बच्चों। अब मैंने दूसरे डायग्राम में, आप बताओ क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया। मतलब P2 जो है ज़्यादा है, क्या कर दिया, P2 का प्रेशर बढ़ा दिया। किससे, P1 से। मतलब कि यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा प्रेशर इज इंक्रीज्ड। मतलब प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो आप बताएं क्या होगा। ये तो हमारा वही था, कौन बच्चों, एड्सॉर्बेंट। और अब बताएं, अब आपसे कोई पूछे कि भैया यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स दूर थे, हाँ या ना, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स दूर थे, तो ये यहाँ पर स्टिक नहीं हो रहे होंगे। क्यों सर, क्यों नहीं हो रहे होंगे? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन करेंगे, हमेशा इधर उधर घूमते रहेंगे। अब आप देखें, जैसे ही आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कोई चारा नहीं है। सर चारा क्या होता है, चारा नहीं है मतलब उनके पास कोई इधर उधर घूमने का कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास ऑप्शन है तो सिर्फ कहाँ जाने का, नीचे जाने का। अब जैसे ही ये नीचे जाएंगे तो इनके पास ऑप्शन सिर्फ यही रहेगा कि ये या तो इस पर चिपक जाए या फिर नीचे की तरफ आ जाए, हाँ या ना बच्चों। तो आप बता सकते हैं क्या हुआ, आप पाएंगे कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या हुआ बच्चों, प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन क्या होता है, फास्टर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन इंक्रीज द प्रेशर, rate of adsorption becomes faster। रेट ऑफ बिकम्स क्या हो जाता है, फास्टर। अब मान लीजिए आपने प्रेशर को और बढ़ाया, तो क्या आपसे मैं पूछता हूँ, आपने जैसे ही देखिए मैं यहाँ पर ये पेन, ये देखिए ये सिलेंडर था पहले, ठीक है, ये सिलेंडर की जगह को मैंने फिक्स कर दिया है, सिलेंडर था, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर ये रखा हुआ है क्या, एड्सॉर्बेंट, ठीक है, जहाँ पर क्या होने वाला है, एड्सॉर्प्शन। अब गैस के मॉलिक्यूल्स तो दूर हैं और जो पास है वो इस पर आके चिपक जाएंगे। इनके पास ऑप्शन था इधर उधर जाने का, वो इस पर जाके भी क्या हो गए, स्टिक हो गए। तो इसने क्या कर लिया, एड्सॉर्प्शन कर लिया। अब आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, वो नीचे ही जाएंगे, इधर उधर तो ऊपर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि प्रेशर बढ़ाया। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल्स पास आ गए और वो यहाँ पर जाके क्या हो गए, स्टिक हो गए। अब बताओ, इसका सरफेस तो पूरा की पूरा कवर हो चुका है, किससे कवर हो चुका है, इस ब्लैक वाले किससे, एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल से। अब आपने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाते गए। अब आप कहेंगे कि सर अब प्रेशर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि प्रेशर आपने और बढ़ाया तो सरफेस तो बची ही नहीं। सर क्यों? क्योंकि सरफेस पर तो सारे पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, एड्सॉर्ब हो चुके हैं। अब आप और प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेंडलिच। नाम याद रखिए, थोड़ा सा मुश्किल है, स्पेलिंग भी याद रखिए। इसी पर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है फ्रेंडलिच। इसने क्या किया, एक थ्योरी दी कि यार ज़रूरी नहीं कि
प्रेशर लगातार बढ़ाओ तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता ही है, एक जगह जाकर एड्जॉर्प्शन का रेट क्या हो जाता है, कांस्टेंट भी हो जाता है। तो इसने कुछ एक ग्राफ से समझाया और कुछ एक क्या दी, आइसोथर्म दी। सर आइसोथर्म क्या होती है? फ्रेंडलिश आइसोथर्म। मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। आपको इधर से सीधा दिखेगा ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। ये किसके बीच होगा? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच और प्रेशर के बीच। इस स्केल पर हम प्रेशर लेंगे और इस स्केल पर क्या लेंगे, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन लेंगे। और इसे हम आइसोथर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के कारण इसे हम कह रहे हैं आइसोथर्म। अभी मैं पूरा समझाऊंगा, आप जब तक इसे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। तो बच्चों एड्जॉर्प्शन तो आपको पता चल चुका होगा, एड्जॉर्प्शन आखिर क्या होता है। और आइसोथर्म का मतलब होता है एड्जॉर्प्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं, एड्जॉर्प्शन फिनोमिना को समझने जा रहे हैं कि भैया द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस, मतलब कितनी गैस एड्जॉर्ब्ड हो रही है। मैं डायग्राम से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। तो मान लीजिए ये क्या है, आपका एड्जॉर्बेंट है। क्या है बच्चों? एड्जॉर्बेंट है। तो ये जो है वो क्या है, एड्जॉर्बेंट है। और मैं इसे एड्जॉर्बेंट को क्या मान लेता हूँ कि एड्जॉर्बेंट फिलहाल क्या है, सॉलिड है। और यहाँ पर जो गैस है वो गैस क्या होगी, तो गैस जो है वो है एड्जॉर्बेंट, जो कि क्या मान ली मैंने, गैस मान ली है, एड्जॉर्बेंट मान ली। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कितनी गैस क्या हो रही है, एड्जॉर्ब्ड हो रही है, कितनी गैस एड्जॉर्ब्ड हो रही है, कितना अमाउंट गैस का एड्जॉर्ब्ड हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट ऑन अप्लाइंग विथ प्रेशर। और आप जानते हैं कि प्रेशर जैसे जैसे अप्लाई करते जाओ, अभी हमने डायग्राम में पढ़ा था, प्रेशर जैसे जैसे अप्लाई करते जाओ तो एड्जॉर्प्शन फिनोमिना बढ़ते जाता है। तो हम यहाँ पर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स को समझने जा रहे हैं कि आखिर होता क्या है। तो क्या होता है ये कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड होगी ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट ऑन अप्लाइंग प्रेशर। पर यहाँ पर हमने क्या रख रखा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रखा है। मतलब हम जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब यहाँ पर एक कहानी आती है। आपको उम्मीद करता हूँ कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म समझ में आ गई होगी। आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है और हम क्या करते गए हैं, प्रेशर अप्लाई करते गए। क्या अप्लाई करते गए, प्रेशर को अप्लाई करते गए हैं। जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई किया तो एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल जो है वो एड्जॉर्बेंट पर आकर क्या होने लगे, एड्जॉर्ब्ड होने लगे। तो प्रेशर के साथ हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रेंडलिश। स्पेलिंग में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, स्पेलिंग क्या होगी। तो फ्रेंडलिश नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने 1909 में एक रिलेशन दिया। ये रिलेशन किसके बीच था, प्रेशर। ये रिलेशन किसके बीच था, देखिएगा ये रिलेशन है प्रेशर। तो इस स्केल पर आपको क्या नज़र आएगा, प्रेशर नज़र आएगा। और इस स्केल पर नज़र आएगा x/m। सर ये x/m क्या है, मैं सब कुछ समझाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंडलिश ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं कि प्रेशर बढ़ाते जाओ तो पूरे टाइम एड्जॉर्प्शन फास्टर होगा। ऐसा नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो एड्जॉर्प्शन तो फास्टर होगा। पर बच्चों एक समय बाद इसकी पूरी की पूरी सरफेस क्या हो चुकी होगी, कवर हो चुकी होगी, कंप्लीटली कवर हो चुकी होगी। अब कवर हो चुकी होगी तो एड्जॉर्प्शन जो है फास्टर रेट पर हो ही नहीं सकता है, वो तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है, फ्रेंडलिश करके एक साइंटिस्ट कह रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि x क्या है, m क्या है। तो यहाँ पर x क्या है मैं बता दूँ। x जो है वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे x ग्राम ले लेते हैं। तो x यहाँ पर क्या है, x है क्वांटिटी, x जो है वो है क्वांटिटी ऑफ गैस, क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड। और यहाँ पर गैस कौन है, एड्जॉर्बेंट है, ये आपको पता ही है। तो बच्चों x यहाँ पर क्या है, कितनी क्वांटिटी एड्जॉर्ब्ड हुई है। और यहाँ पर मैं m ले लेता हूँ। यहाँ पे m क्या है, m जो है वो है
मास ऑफ m क्या है बच्चों, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट सरफेस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ सॉलिड। तो यहाँ पर ये ग्राफ बनाया गया है x/m का। x/m क्या है कि भैया कितनी आपने सरफेस ली है, किसकी, एड्सॉर्बेंट की, और कितने मॉलिक्यूल्स इस पर आकर क्या हो रहे हैं, एड्सॉर्ब्ड हो रहे हैं। तो m यहाँ पर क्या है, m क्या है यहाँ पर, m जो है मास ऑफ, m क्या है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, और x क्या है कितना मॉलिक्यूल या कितनी क्वांटिटी ऑफ एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स उस पर आकर स्टिक हो रही है। तो ये ग्राफ बना है x/m और इसका। ठीक है, तो इसने क्या ग्राफ बनाया मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच, F कैपिटल आना चाहिए, देखिएगा मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सटेंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड। सर ये गैस क्या है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, गैस यहाँ पर कौन है, एड्सॉर्बेट है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। तो एक्सटेंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट is given by following relation। सर ये समझ नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है, मैं समझाऊंगा बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की, और हाँ आपको अच्छे से आएगा, कोशिश नहीं आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर x क्या है, क्वांटिटी ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, और m क्या है, मास ऑफ एड्सॉर्बेंट सरफेस। तो समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसने रिलेशन दिया कि भैया जो x/m होगा, मतलब इस मास पर कितने गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब्ड होंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। और प्रेशर की पावर इसने क्या रखी, 1/n। सर ये 1/n क्या है सब बताएंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट, और प्रेशर को P लिख देते हैं, और ये 1/n। और यही जो है फ्रेंडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का रिलेशन है, या फिर कहें कि फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यही जो है वो है फ्रेंडलिच का। फ्रेंडलिच कौन है, फ्रेंडलिच एक साइंटिस्ट है जिसने प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स पर क्या किया, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एक फॉर्मूला दिया। तो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर्मूला, या फिर रिलेशन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, रिलेशन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है x/m इक्वल्स टू k p⁻⁴ 1/n। अब देखिए मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिखूंगा एट लो प्रेशर। अब खुद ही बताना लो प्रेशर पर क्या होगा, जब प्रेशर कम होगा क्या होगा बच्चों, जब प्रेशर क्या किया आपने, कम किया। तो देखिए जैसे जैसे आपने लो प्रेशर है, अभी फिलहाल तो लो प्रेशर है, और लो प्रेशर पे आपने धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाया, तो इस सरफेस पर, ये रही सरफेस, इस सरफेस पर प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सरफेस तो अभी फ़िलहाल पूरी खाली थी, जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस पर फास्टर रेट से क्या होंगे, फास्टर रेट से इस पर स्टिक होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब लो प्रेशर होगा तो लो प्रेशर पर ये ग्राफ कैसे जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एट लो प्रेशर x/m जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/1 मतलब हियर यहाँ पर n कितना होगा, 0 होगा। सर n क्या है, कांस्टेंट है, n क्या होगा, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा सर, नहीं आया समझ में। x/m इक्वल्स टू हो जाएगा kp। अरे भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आपको पता ही है ना कि जैसे से प्रेशर बढ़ा हो गया तो भैया एक्सटेंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे से आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो लो प्रेशर पे, तो क्या होगा,
प्रेशर जैसे ही बढ़ाया तो एड्जॉर्प्शन फास्टर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ बच्चों, आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिख दूँ कि ये जो ग्राफ है ये कब का है, एट, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें बच्चों जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब हम इसे लो प्रेशर की जगह हम कहाँ पे लिखते हैं, एट वेरी हाई प्रेशर। अब जो खुद से सोचो जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया होगा, देखिए प्रेशर आपने बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाते गए प्रेशर आपने बढ़ा दिया, पर बच्चों अब तो एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स की सरफेस बची ही नहीं। देखिए ना, जैसे मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो यहाँ पर तो एड्सॉर्प्शन हो चुका है, अब यहाँ पर तो कोई सरफेस बची ही नहीं, सरफेस नहीं बची। अब सरफेस ही नहीं बची तो आप प्रेशर को कितना भी बढ़ा दे क्या होगा, ये हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन जो होगा एट हायर प्रेशर पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको बता दूं, एट हायर प्रेशर x/m जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, p टू द पावर, यहाँ पर हो जाएगा p टू द पावर 0। आप बता सकते हैं ज़ीरो कब आया होगा, जब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। आप खुद सोचें 1/n कितना होगा, 0, या फिर कहें कि n की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। आप बता सकते हैं किसी की भी पावर 0 हो तो हम क्या कहते हैं 1, ठीक है। तो x/m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k, और k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन अब प्रेशर के साथ बढ़ नहीं रहा है। प्रेशर आप कितना भी बढ़ा दे, प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर को आपने बढ़ा दिया, प्रेशर को माना बढ़ा दिया, अब माना इसको बढ़ा रहे हैं, पर पावर किसी की 0 है। जैसे देखिए 100 की पावर 0 1 ही होता है, 1000 की पावर 0 1 ही होता है, 1 लाख की पावर 0 1। माना कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, पर सरफेस ही नहीं बची, क्योंकि सरफेस फिनोमिना है, सरफेस ही नहीं बची, तो सरफेस नहीं होने की वजह से एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो एड्सॉर्प्शन यहाँ पर क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। मैं इसका ग्राफ यहाँ पर बनाऊंगा कि यहाँ पर एड्सॉर्प्शन क्या हो चुका है बच्चों, कांस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने एक लो प्रेशर बना दिया और एक क्या बना दिया, हाई प्रेशर। अब हम कहाँ की बात करते हैं, एट मॉडरेट प्रेशर। बच्चों मॉडरेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, पता है बच्चों। मॉडरेट का मतलब जो ना तो लो हो ना क्या हो, हाई हो। तो हमने ये देखा है कि भैया लो पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन फास्टर हो रहा है गैस का एड्सॉर्बेंट सरफेस पर जैसे जैसे आपने प्रेशर को मैक्सिमम बढ़ा दिया तो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, स्लोअर हो रहा है, या फिर कहें कि क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। अब हम मॉडरेट प्रेशर की बात करें तो x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n है, और यहाँ पर n जो होगा, आप बताइए यहाँ पर n कितना था, 0, यहाँ पर n कितना था, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर n जो होगा वो किसके बीच होगा, 0 और इन्फिनिटी के बीच में। किसके बीच होगा बच्चों, 0 और इन्फिनिटी के बीच में। तो हियर n लाइज बिटवीन, n जो लाई करेगा वो कितना होगा, 0 और इन्फिनिटी के बीच में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका ग्राफ कंप्लीट करूँ तो ये लो प्रेशर पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और प्रोपोर्शनल का ग्राफ तो आप बचपन से जानते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनल में लाइन सीधी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, ये पता है। पर कभी हम मॉडरेट प्रेशर की बात करें तो मॉडरेट प्रेशर पर ये 1/n होगा। ये थोड़ा सा ये बना दिया, ये कहाँ का बच्चों, ये ग्राफ कहाँ का है, मॉडरेट प्रेशर का। तो ये है एट मॉडरेट प्रेशर, और मॉडरेट प्रेशर में x/m जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n है। p की पावर कितना है, 1/n है। और कभी हम हाई प्रेशर की बात करें तो हाई प्रेशर पर तो ये अब क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो ये ग्राफ जो है वो कहाँ का है, ये ग्राफ जो है वो है एट हायर प्रेशर का, और हायर प्रेशर पर x/m जो है वो क्या हो चुका है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0।
तो आपको ये बात समझ में आया होगा। एट लो प्रेशर पर x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p था, ये आपको ये बताया था, ये भी आपको बता चुका हूँ। ये 3 ग्राफ आप समझ चुके हैं। ये तीन ग्राफ नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि भैया ये जो स्टडी है किस पर आधारित है, लोगों को अभी तक यही समझ में नहीं आया है। यहाँ पर स्टडी ये बताई जा रही है कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो कितना गैस एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब स्टार्टिंग में हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फास्टर होता है। पर जब यहाँ पर मॉडरेट प्रेशर किया जाता है तो सरफेस धीरे धीरे कम होने लगती है, हाँ है ना, सरफेस धीरे धीरे कम होने लगती है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लोअर हो जाता है। उसका जो स्लोप है वो धीरे धीरे घटने लगता है। देखिए यहाँ पर कभी हम बात करें तो देखिए इधर स्लोप कितना ज़्यादा है, हाँ है ना, यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है। ये स्लोप का ही तो लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वो क्या है, देखिए इसका स्लोप कम है। और यहाँ पर तो आप देखेंगे कि स्लोप क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस बताने के लिए मैं कर रहा था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया, ये फ्रेंडलिश ने ऑब्ज़र्व किया कि भैया जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एब्जॉर्प्शन क्या हो चुका है, ये फास्टर हुआ है। और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या हुआ है, कांस्टेंट हो चुका है। एब्जॉर्प्शन क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो सरफेस तो अभी फिलहाल पूरी की पूरी खाली है तो एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया तो सरफेस थोड़ी थोड़ी क्या होने लगी, कम होने लगी है तो एब्जॉर्प्शन स्लोअर होगा। पर अब तो फाइनली प्रेशर आप बढ़ा दोगे तो एब्जॉर्प्शन तो अब क्या होने वाला है, कांस्टेंट हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस तो बची ही नहीं, सरफेस बची ही नहीं है तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो चुका होगा, कांस्टेंट हो चुका होगा। तो ये ग्राफ जो है आप इसे बना लें, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें, बस खत्म करने वाले 2 मिनट में इसे कंप्लीट करते हैं। नोट डाउन कर लिया बच्चों, कर लिया? चलिए अब एक ग्राफ से मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये ग्राफ से मैं एक क्लियर कर दूं बात, देखिएगा। तो ये ग्राफ फ्रेंडलिश ने ये ग्राफ किसके बीच बनाया है, प्रेशर और x/m के बीच। बहुत से लोग x/m समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर x क्या है, क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब, और m क्या है बच्चों, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। तो x/m के बीच यहाँ पे ग्राफ बना है। तो ये ग्राफ कैसा बना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्टार्टिंग में तो एब्जॉर्प्शन फास्टर होगा, फिर धीरे धीरे इसका स्लोप कम होगा, फिर जो है एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। ये ग्राफ कब का है बच्चों, ये ग्राफ है लो प्रेशर का। ये ग्राफ जो है वो किसका है, मॉडरेट प्रेशर का। और ये जो ग्राफ है कब का था, एट हायर प्रेशर का। ये बात आपको क्लियर होगी। इसमें लो प्रेशर में x/m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p था। इसमें x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n है। यहाँ पे n क्या, n जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी हो सकता है, बस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। और इन्फिनिटी हो गया तो x/m जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, p⁻0, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ कहाँ पे बनाया है, ये ग्राफ जो है किसके लिए बनाया है, नाइट्रोजन गैस का ग्राफ है। किसका है बच्चों, नाइट्रोजन गैस जो है किसी सरफेस पर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो कभी हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, क्या कर दिया बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो आपको याद होगा टेम्परेचर कभी बढ़ा दो तो एब्जॉर्प्शन स्लोअर हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमेशा स्लोअर रेट पर लो टेम्परेचर पर होता है। कभी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एब्जॉर्प्शन अब स्लो होगा। तो इसका जो ग्राफ हमने देखा है वो ये ऐसा आ जाएगा। मान लीजिए ये वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है, एक काम करता हूँ मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ। 195, ये है 195 केल्विन पर, ये है 243 केल्विन पर। और एक और ग्राफ बनाए तो ये 250
57 केल्विन पर। सर ये क्या हो रहा है, ये 3 ग्राफ क्यों बनाए? बच्चों देखो, मैंने आपसे कहा था कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इस टेम्परेचर पे हमने ये ग्राफ देखा। कभी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमने देखा कि भैया टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पर वही कहानी तो सेम टू सेम है, बस ये हुआ है कि एड्जॉर्प्शन अब स्लो हो चुका है, क्योंकि एड्जॉर्प्शन जो होता है लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, जबकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अभी फ्रेंडलिश के फॉर्मूले को लिखते हैं। बोलो क्या था, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो क्या आया था, k p की पावर 1/n। एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो क्या ले लेते हैं, टेकिंग। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि log लेते क्यों हैं? log इसलिए लिया जाता है जब भी पावर की बात आती है तो पावर को सॉल्व करने के लिए हम log का इस्तेमाल करते हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम log ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, log। और log कौन सा वाला, बेस e वाला लेते हैं, तो log बेस e x/m इक्वल्स टू log k इंटू p टू द पावर 1/n। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग जाएगी जो कि होती है log m माइनस log n, log m माइनस log। एक काम करते हैं, ये यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी नहीं लगाते, log x/m, और यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, log m इंटू n। बोलो क्या होता है, log m प्लस log n। ये बात समझ में आई होगी। देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि मैं इस ग्राफ जो है x/m का बनाना चाहता हूँ, x और m को अलग नहीं करना चाहता हूँ। मतलब जब भी बोला जाए तो x अलग ना हो, m अलग ना हो, x/m एक पूरी चीज़ है। क्यों पूरी चीज़ है, क्योंकि हम एड्जॉर्बेंट को एड्जॉर्ब करवा रहे हैं किस पर, एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे। तो x/m को हम अकेले नहीं लिख सकते, इन्हें साथ में ही लिखना होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, log x/m और log के, ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, log m इंटू n की, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। और बच्चों ये भी प्रॉपर्टी पता होगी, जब पावर में कुछ आता है log m टू द पावर n, तो पावर जो है आगे गिर जाती है, तो ये पावर आगे गिर गई बच्चों। तो ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा क्या, ये आपको समझ में आया होगा। इसे आप क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। एक काम कीजिएगा, रुकिएगा बच्चों, वेट कीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ देख रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था, तो आपको इसे कंपेयर करना है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। मैं इसे लेफ़्ट वाले को मिटा रहा हूँ, लिख लिया आपने इसे? ठीक है, इसे लिख लिया हो तो मैं रफ करता हूँ। चलिए, अब आपको ये जो इक्वेशन दिख रही है, क्या किसी की याद दिला रही है? हाँ सर, किसी की याद तो दिला रही है। तो कभी आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसी नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार और इसे, तो log x/m, और मैं पहले 1/n और log p को लिख लेता हूँ, और फिर किसे लिखता हूँ बच्चों, log k को। तो ये किसी की याद दिला रही है क्या सर? हाँ, थोड़ी बहुत तो दिला रही है। किसकी, मैं बताता हूँ। तो ये जो है किसी की याद दिला रही है, तो याद जो है वो है, ये है वाई एक्सिस, और ये जो है स्लोप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सी को। तो ये जो है किसकी इक्वेशन नज़र आ रही है बच्चों, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है तो आपको ग्राफ बनाना होगा। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर बोलो क्या आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा log x/m। एक्स एक्सिस पर क्या नज़र आएगा, तो एक्स एक्सिस पर नज़र आएगा log p। इंटरसेप्ट कितने का होगा, तो log k का। तो यहाँ पर ये जो है इंटरसेप्ट है किसका, log k का। और यहाँ पर कभी आप ग्राफ देखें तो ग्राफ का स्लोप जो होगा स्ट्रेट लाइन का, तो इसका स्लोप जो है वो कितना है, 1/n
सर स्लोप 1/n, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस ग्राफ का स्लोप जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/n की वैल्यू पर ही तो कर रहा है। n की वैल्यू कभी 0 होती है, n की वैल्यू कभी कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पर क्या होगा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। n की वैल्यू कभी यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी के बीच होती है, तो याद कीजिए यहाँ पर ये वैल्यू थी। और जब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, इन्फिनिटी, n की वैल्यू इन्फिनिटी, तो x/m क्या हो चुका था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻0। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। थोड़ा मुश्किल था फ्रेंडलीज का एड्जॉर्प्शन आइसोटर्म, पर फिर भी आखिरी चंद शब्द में ये कहना चाहूँगा कि भैया फ्रेंडलीज ने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर प्रेशर था और वाई एक्सिस पर, मतलब एक फॉर्मूला दिया, तो एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, इन्हें क्या लिया है बच्चों, प्रेशर, और वाई एक्सिस पर इसने क्या लिया है, अमाउंट ऑफ या फिर क्वांटिटी ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ या फिर ऑन द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो इन्होंने क्या किया, प्रेशर को बढ़ाते गए और ये देखा कि कितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है। तो इन्हें देखा कि स्टार्टिंग में सरफेस ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब हो रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। प्रेशर बढ़ाते जाओ तो एड्जॉर्प्शन फास्टर होता है। पर कभी आप ध्यान से देखें तो प्रेशर बढ़ा दिया, अब थोड़ा और बढ़ाते गए तो अब तो सरफेस कम बची होगी, सरफेस कम होगी तो एड्जॉर्प्शन अब स्लोअर हो रहा होगा, तो एड्जॉर्प्शन स्लोअर हुआ। पर जब आप ज़्यादा ही प्रेशर बढ़ा दोगे तो एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो चुका होगा। सर क्यों हो चुका होगा, क्योंकि अब सरफेस तो बची ही नहीं, तो एड्जॉर्प्शन क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। ये ग्राफ इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है 3 अलग अलग रीजन में। एक जैसा नहीं चल रहा है कि प्रेशर बढ़ा है तो एड्जॉर्प्शन हमेशा के लिए बढ़ते ही जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पर ये बताया, तो यहाँ पे 3 रीजन में बांटा है इसे, एक तो लो प्रेशर पर, मॉडरेट प्रेशर पर, और कहाँ पर बच्चों, हायर प्रेशर पे। लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये आपको अभी बताया। अब इसको हमने लॉग क्यों लिया बच्चों, लॉग है ना किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर देता है। आप तो थ्योरी पढ़ रहे हो, पर रियल लाइफ में जब कोई कैलकुलेशन करने होते हैं तो पावर के कैलकुलेशन तो बहुत ही मुश्किल होते हैं ना। जैसे मैं आपसे कभी कहूँ p की पावर 2 होता तो कितना अच्छा होता, पर p की पावर कभी 1/5 हो तो कैलकुलेटर भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता, कैलकुलेटर को सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाता है। कभी यहाँ पर ऐसा लिखा हो p की पावर 0.25, तो आप कहेंगे 0.25 कैसे सॉल्व करूँगा, कैलकुलेटर पे लिखूँगा कैसे, तो मुश्किल होगा ना। इसलिए आप क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो आपको लॉग टेबल यूज़ करनी है, और लॉग टेबल यूज़ करना आसान होता है, हाँ है ना बच्चों। तो बच्चों आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। एड्जॉर्प्शन आइसोटर्म हमने क्या कर लिया, पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, और थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा। और यही तो पढ़ाई की खासियत होती है, जब तक कन्फ्यूज़न ना हो मज़ा नहीं आता है। तो बच्चों आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, और आप कभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम जल्दी से ही नए लेक्चर पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।